विषय पर आता हूँ। इस तीसरे सत्र का विषय है आतंकवाद। और जैसे कि भोजन उपरांत श्रोता को सोता हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है जिस पर हमको बात करना है। हमारे बीच में सलीम अशरफी साहब हैं। इस विषय पर उनका काफी सोच है, अलग सोच है, जानकारी है। कुछ बातें आपके पास रखेंगे आतंकवाद से जुड़े हुए, शायद आप पहले इस बात को सुने ना हो। तो मेरा निवेदन है कि आतंकवाद से जुड़ी समस्याओं पर जो हमारे प्रबुद्धजन कुछ बोलेंगे, आप उनको नोट कर लेंगे तो नोट कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देने हैं। बहुत सारे एग्जाम में आपके काम आते हैं, ठीक है। तो मैं इस क्रम में सबसे पहले सलीम अशरफी साहब को आमंत्रित करूंगा कि वे आए और इस विषय पर अपने विचार। मंच में विराजमान सम्माननीय श्री अरसी वाजपेयी जी, श्री गिरीशकांत पांडे जी, सभागृह में उपस्थित सभी युवाजन, मातृशक्ति बहनों और भाइयों, मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, मगर मैं एक मुस्लिम भी हूँ और इस सबसे पहले मैं एक सच्चा और अच्छा राष्ट्रभक्त हिंदुस्तानी भी हूँ। हमारा भारत हमारा ये भारत भक्ति का देश है। यहाँ मीत है, प्रीत है, गीत है, संगीत है, श्रद्धा है और समर्पण की भावना भी है। हमारे देश की जो सबसे पुराना हमारा धर्म वो सनातन धर्म है, जिसके माध्यम से हमको विरासत में एक ऐसी संस्कृति मिली जिसने पूरे विश्व को त्याग, तपस्या, तत्व ज्ञान और बलिदान की शिक्षा दी है। और इसीलिए हम अपने देश में एक गंगा जमुना संस्कृति के माध्यम से हम सब आपस में, चाहे वो किसी भी जाति, पंथ, धर्म, समाज और मजहब के लोग हों, भाईचारे के साथ इस मुल्क में हम रहते हैं। आतंकवाद के ताल्लुक से बहुत सारे कुछ शब्द आपको सुनाई पड़ते होंगे। कभी आप सुनते होंगे कुफ्र, काफिर, जिहाद, फंडामेंटलिस्ट, ऐसे कुछ शब्द हैं जो आप लोगों को कभी न कभी सोचने पे मजबूर जरूर कर देते होंगे कि आखिर ये है क्या चीज। बहुत सारे शब्द जिनका शाब्दिक अर्थ अरबी में वो नहीं है जो आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं। आप देखें कि हजारों साल से जब सनातन धर्म चला तो हमारे देश में जो इस्लाम धर्म आया वो करीब 800 वर्ष पहले आया। इस देश में अजमेर में विराजमान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी तशरीफ लाए। उसके बाद ही भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। बहुत सारे हमारे सूफी संत इस देश में आए
जिन्होंने हमें जो आध्यात्मिक विचारधारा दी वो सूफी संतों ने दी। हमें जो एक शक्ति मिली वो आध्यात्मिक शक्ति भी हमें इन्हीं सूफी संतों से मिली। आज हमारे देश की जो गंगा जमुना संस्कृति की जो विचारधारा है ये भी हमें हमारे सूफी संतों ने ही दिया है। तो हमारा देश एक खुशबू देने वाला मुल्क है और इस मुल्क में आतंकवाद नाम की जो चीज आई वो कहां से आई, उसकी क्या पृष्ठभूमि है, कुछ मैं आपको संक्षिप्त में बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले हमको ये जानने की आवश्यकता है कि ये आतंकवाद किस गर्भ से निकलकर आज पूरे विश्व के लिए चिंता का कारण बना। तो आप ये महसूस करेंगे कि पिछले 100 वर्षों में जो मुल्क बने उसमें एक मुल्क था सऊदी अरेबिया और एक मुल्क था इजराइल। सऊदी अरेबिया में आज भी बादशाहत है, वहां लोकतंत्र नहीं है। अरब के सारे मुल्क आज अनरेस्ट के दौर से गुजर रहे हैं। सऊदी अरेबिया में एक जगह है नज्द नाम की, वहां पर एक मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब हैं जिन्होंने एक आइडियोलॉजी को जन्म दिया। उस आइडियोलॉजी का नाम था वहाबी आइडियोलॉजी। इस वहाबी आइडियोलॉजी के अंदर ये मॉडरेट नहीं है, ये लिबरल नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा अपने धर्म के प्रति कोई भी समझौता करने वाले विचारधारा के लोग ये नहीं है। इस आइडियोलॉजी ने सबसे पहले जो काम किया सऊदी अरब में, उन्होंने करीब 350 मस्जिदों को तोड़ा। पैगंबर साहब की जो कब्रें थी उनके रिश्तेदारों की, बाप बेटा भाई फूफा फूफी, उनकी कब्रों को तोड़ा। और वहां पर मक्का और मदीना शरीफ जो हमारे लिए पवित्र स्थान है, उस जगह पे कब्जा करने के लिए उन्होंने सबसे पहले मक्का शरीफ पे हमला किया। हमला करने के बाद में उन्होंने वहां पर कई खलीफाओं के जो मुसल्ले थे उसको खत्म करके मक्का शरीफ पे कब्जा किया। फिर वो मदीना शरीफ आए, मदीना शरीफ में भी उन्होंने कत्ल गारत किया और आके मदीना शरीफ को कब्जा किया। इस तरह से वहां की बादशाहत ने एक आइडियोलॉजी को पैदा करके सऊदी अरेबिया के अंदर में उस मुल्क में वो काबिज हुए और आज उनके पास पेट्रो डॉलर इतना है कि वो पूरे विश्व में जो चाहे वो करवाने की क्षमता आज उनके पास है। जब अरब में अनरेस्ट हुआ तो उन लोगों ने ये देखा कि किसी तरह से हम अपनी आइडियोलॉजी को अगर हम फैलाएंगे तो उन लोगों ने ये पहला जो देश चुना वो भारत था। ये आइडियोलॉजी एक कासिम ननूतवी हुए हैं, उनके माध्यम से हिंदुस्तान में आया और आज उनके बहुत सारे मदरसे हैं। और इस आइडियोलॉजी के ताल्लुक से आपने एक मदरसा सुना होगा, देवबंद मदरसा। तो इसमें एक जानकारी मैं आपको ये दे दूं कि ये जो आइडियोलॉजी जो मानने वाले लोग हैं, इनके जो आबादी है वो हिंदुस्तान में मुश्किल से 3% भी नहीं है। और 97% जो मुस्लिम समाज के लोग जो है वो लोग दरगाहों पे जाते हैं, सूफी संतों को मानते हैं। आपने देखा होगा दरगाहों में किसी भी जाति पंथ धर्म समाज के जाने के लिए किसी को मनाही नहीं है। सब अपनी श्रद्धा के फूल ले जाकर अपने अपने पूजा पद्धति के माध्यम से अर्पण करते हैं। तो ये जो लोग मानने वाले हैं ये लोग अहले सुन्नत वल जमात कहलाते हैं, सुन्नी कहलाते हैं। ये बड़े मॉडरेट होते हैं, बड़े लिबरल होते हैं। इनके पूरे रीति रिवाज में बहुत सारे रीति रिवाज जो हजारों साल से हमारे चले आ रहे हैं वो मिले जुले आपको उनके साथ मिलेंगे।
अब ये जो वहाबी आइडियोलॉजी के मानने वाले थे, इन लोगों ने अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए कुछ बातों को फैलाना शुरू किया। तो उसमें उन्होंने जो संगठन तैयार किए, उस संगठन में आप देखेंगे जो लोग रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके लिए इन्होंने एक संस्था बनाई, उसको हम कहते हैं तबलीगी जमात। आपने पेपरों में बहुत पढ़ा होगा आतंकवादी समय पे तबलीगी जमात। एक तबलीगी जमात का इन्होंने बनाया। कुछ लोग ऐसे उनमें बीच में होते हैं जो बड़े लिटरेचर से लगाव रखते हैं, पढ़ाई लिखाई पे लगाव रखते हैं, तो उनके लिए उन्होंने बनाया जमात इस्लामी, एक संस्था उन्होंने ये बनाई। और जो लोगों की बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा है राजनीति से और दीगर चीजों से, उन लोगों ने बनाया जमात उलमाए हिंद। इस तरह की संस्थाओं का हिंदुस्तान में आज निर्माण हुआ। और इनमें से जो लड़के जुझारू होते हैं, ज्यादा जोश खरोश वाले होते हैं, उनका ब्रेन वॉश करके उन लोगों ने एक स्टूडेंट का, जिसको आप सिमी के नाम से जानते हैं, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, उसको सिमी कहते हैं। ऐसे सिमी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया और बनाकर उन लोगों ने हमारे भारत के अंदर में, आपने देखा होगा जितने भी ब्लास्ट हुए, चाहे वो हैदराबाद में हुए, चाहे वो बॉम्बे में हुए, चाहे वो कलकत्ता में हुए, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हुए, चाहे दिल्ली में हुए, आप देखेंगे कि जितने लोग भी पकड़े गए, वो सारे के सारे लोग इसी एक आइडियोलॉजी के आपको मिलेंगे। एक भी आदमी आपको उसमें सुन्नी जमात से नहीं मिलेगा। अब ये एक सोच का विषय है कि सरकार जब इस बात को जानती है, जैसे रायपुर का आपने किस्सा भी हाल में सुना होगा, उस सिमी के लड़के यहाँ पकड़ाए हैं, उसमें आप ताजुब करेंगे, उसमें एक लड़का हमारे बोर्ड में भी काम करता था, वो करीब 2 महीना हमारे यहाँ काम किया। तो वो इतने गुप्त रूप से रहते हैं और इतना अच्छा उनका एक इंटरनल अरेंजमेंट है कि वो पता भी नहीं लगता कि वो क्या कर रहे हैं, मगर वो एक बहुत ही गहरी साजिश और षड्यंत्र के तहत वो लोग यहाँ पर रायपुर में पहुंचे। मगर ये हमारे पुलिस को धन्यवाद देना हमको चाहिए कि उन्होंने कैसे भी करके उनको घेरा और किसी बड़े वारदात से हम लोग बचे। तो ये सारे के सारे लोग, चाहे वो लश्कर-ए-तैयबा में डाले जाएं, चाहे इंडियन मुजाहिदीन में डाले जाएं, चाहे जैश-ए-मोहम्मद में डाले जाएं, जितने भी आतंकवादी संगठन है, आप देख लें एक ही आइडियोलॉजी को मिलेंगे, वो है वहाबी आइडियोलॉजी। और ये सब बातें मैगजीनों में, पेपरों में, मीडिया के माध्यम से केंद्र की सरकार को मालूम चाहिए। केंद्र को, सरकार को ये कि भाई जो एक फंडिंग हो रही है अरब से, सऊदी अरब से, क्योंकि इतना बड़ा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना किसी फंडिंग के नहीं चल सकता। और ये फंडिंग इनको कहां से रही है, क्या उसके रूट्स हैं, ये सब चीजों को पता लगाना केंद्र का काम था। मगर केंद्र की सरकार की मंशा ही नहीं है कि वो आतंकवाद को खत्म करे। कारण वोट बैंक की राजनीति, सत्ता की खातिर देश की एकता और अखंडता का सौदा करना, आज की तारीख में केंद्र सरकार का ये बना हुआ एक एजेंडा है। उसके तहत वो देखती है कि हमको वोट का क्या लाभ है, क्या नुकसान है। वो ये नहीं देखती कि हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश का विकास, हमारे देश की जो आज के जो हालात हैं उसको हम किस तरह से दूर करें, उस पर उसकी चिंता कम रहती है। उनकी चिंता सिर्फ उसी चीज पे रहती है कि हमको वोट कहां से मिलेगा, हम सत्ता में किस तरह से आएंगे। बहुत सारी घटनाओं में अभी आपने देखा कि बॉम्बे में एक घटना हुई, 10 आतंकवादी पाकिस्तान से एक बड़े जहाज से उतरे, उन्होंने मछुआरों का एक जहाज कब्जे में लिया, नाव के लोगों की उन्होंने हत्या की। बॉम्बे में अलीपुर करके एक जगह है, बाकायदा नाव से इत्मीनान से आए, उतरे और उन्होंने ताज इंटरनेशनल पे, ओबराय ट्राइडेंट में, कामा हॉस्पिटल में, सब जगह आतंक मचाते हुए उन्होंने 194 निहत्ते हमारे देशवासियों का मर्मरता से कत्ल किया। कितने उसमें घायल हुए,
मगर इसमें भी आप देखिए एक बड़ी सीज नाम की एक इंग्लिश की किताब है, कभी मौका लगे आप पढ़िए। वो हिंदुस्तान के राइटर की नहीं है, फॉरेन के राइटर ने लिखी है। और इस बीच में एक बात और याद आई मुझे, उसको बड़ा दुख होता है ये बात आपको बताते हुए कि इस घटना के ताल्लुक से हमारे हिंदुस्तान के बहुत कम लेखकों ने कोई किताब लिखी है, और एक किताब लिखी भी गई, तो आप सुनिए उसका क्या नाम था, 26/11 RSS का प्लॉट। और उसका जो विमोचन किया गया वो राहुल गांधी साहब के राइट हैंड थे, जनाब दिग्विजय सिंह ने उस किताब का विमोचन किया। वो डॉक्यूमेंट मेरे पास है आज। आप अंदाजा लगाइए इस देश में अगर ऐसे जनप्रतिनिधि होंगे तो क्या आप उम्मीद करेंगे कि हमारे देश में आतंकवाद खत्म करने का कोई कारण बनेगा? मैं नहीं समझता। आज जरूरत इस बात की है। और दूसरी बात, उस घटना में एक बात मुझे और याद आई, आप देखें ब्लैक कमांडो को आने में 12 घंटे लगे दिल्ली से बम्बई, और जब वो बम्बई पहुंचे हैं तो उनको लाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था नहीं थी। जो चीफ सेक्रेटरी आए वो उनको एक सफेद एम्बेसडर में लेकर उन लोगों को वहां पहुंचे, और इस बीच में जो गदर मचा हुआ था वहां पर, आप अंदाजा लगाएं। आज भी उस अलीपुर में मैं खुद गया, खुद जाकर मैंने देखा कि आज यहाँ सुरक्षा के क्या बंदोबस्त हैं। आप ताजुब करेंगे देख के। एक मेटल डिटेक्टर लगा हुआ था, एक हवलदार बैठा था वहां पर कुर्सी लगा के, वो इधर आओ बैग दिखाओ, इधर आओ बैग दिखाओ, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और उसके बाद में कोई मेटल डिटेक्टर से गुजरा नहीं गुजरा। आज आपके देश की हालत है। आज ये फीस को हम हृदय से धन्यवाद दें, चाहे हम जितना भी इनका सम्मान करें कम है। माननीय अंग्रेज जी ने इतना बड़ा संगठन खड़ा किया और आज ये देश की चिंता कर रहे हैं। पूरे देश में जा जाके फिर से जुड़े हुए लोग आज देश की सेवा, देश की सुरक्षा और देश के विकास की चिंता कर रहे हैं। अगर हम अपनी भागीदारी भी ऐसी संस्थाओं से करेंगे तो आप याद रखिए हमको किसी सरकार की जरूरत नहीं है। इस देश की जनता में इतनी ताकत है, हमारे देश के युवाओं में इतनी ताकत है कि वो हर जगह चाहे एक इतिहास रखने की क्षमता उनके अंदर में है। और यही क्षमता अगर हम बाहर निकालने का हम प्रयास करेंगे तो निश्चित वो दिन दूर नहीं जब ये हमारा भारत फिर वही भारत होगा जिसको हम सोने की चिड़िया कहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।